नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत संविधान, खूबसूरत लोकतंत्र के सबसे बड़े पंचायत भवन के सामने खड़ा। यह हमारे विकास का प्रतीक है, लेकिन इस विकास के प्रतीक में हम गुमराह कहां होते हैं, इस पर जरा प्रकाश डालने आया हूं। मेरा पूरा देश 400 पार के बुखार में जिस तरह से उलझ के रह गया, वहां से बात करना बहुत जरूरी है। आपको समझना यह होगा कि अब मात्र एक चरण का यानी 7वें चरण का चुनाव रह गया है। इस लोकतंत्र में चरण तो दो ही होते हैं, एक चुनाव से पहले जनता का चरण और दूसरा चुनाव के बाद नेताजी का चरण। इसके अलावा कोई चरण नहीं होता है। फिर भी 7 चरण का चुनाव निर्धारित किया गया था, जिसमें मात्र 57 सीट पर चुनाव होना बाकी है। उनमें से लगभग भारतीय जनता पार्टी का गढ़ी कह लीजिए, और एक पंजाब ऐसा देश राज्य है जिस राज्य में कि 13 सीटों पर हो सकता है आम आदमी पार्टी इनको कांटे की टक्कर दे और 5-6 सीट निकाल करके भी ले जाए, क्योंकि पहले भी उन्होंने फतह हासिल की है। अब हम बात करते हैं 400 पार के बुखार का। आपने सुना होगा कि जब कभी भी इन बातों पे बात होता है तो एक मोटरसाइकिल आया था जो बजाज का कैलिवर 115, उसके प्रचार में था 100 नहीं तो कुछ नहीं, 100 नहीं तो कुछ नहीं। क्या किसी व्यक्ति ने आज तक देखा कि 100 का माइलेज मिल पाया उसको? नहीं। लेकिन आपने मोटरसाइकिल खरीदा। मुझे लगता है कि बजाज के द्वारा इस भारत में लाए गए तमाम मोटरसाइकिलों में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल कैलिवर 115 थी, जो मात्र 1 साल में उन्होंने उस समय हीरो होंडा का स्प्लेंडर को भी पछाड़ दिया था। अब बात करते हैं इस 400 पार की। तो 400 पार का कहना यह है कि अगर 400 पार नहीं आया तो क्या देश में सरकार नहीं बनाएंगे मोदी जी? मतलब आना तो मोदी जी का तय ही है। जब आना मोदी जी का तय है तो आप बुखार में घूम रहे हैं, जनता वाले, आप बुखार में घूम रहे हैं, जिसके वजह से इस देश को एक सुसज्जित और मजबूत विपक्ष नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष मिलता है तो अब यह विपक्ष कहता नजर आएगा कि इनको 400 पार तो नहीं मिलाना। अरे 400 पार तो नहीं मिलाना, क्या हुआ मोदी के जुमलेबाजी? इससे आपका या जनता का क्या भला होने वाला है? इससे आपका या जनता का क्या भला होने वाला है? आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? जहां तक मोदी सरकार की बात है तो 2014 के बाद क्या विपक्ष को आज तक मौका ही नहीं मिला कि किसी सही मुद्दे पर एकत्रित होकर के मोदी सरकार को गिराया जाए? आप उलझते हैं 400 पार कम करने के लिए, जबकि यहां तो सरकार बनाने के लिए मात्र 273 सीट चाहिए, जो कि पर्याप्त है, और मोदी जी उतना ला कर रहेंगे आपको 400 पार के बुखार में उलझा करके, और ये अपना काम निकाल रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों पर सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे जो सरकार बनने के बाद या सरकार में जब इनके 400 पार का बुखार में आपको उलझा करके ये सत्ता पर आते हैं तो इनके कार्यकलापों में जो लोग सहयोग करेंगे उनको आप कहेंगे मोदी भक्त है। ये आपका थ्योरेलॉजी है। इस थ्योरेलॉजी से निकलिए। खास करके बिहार के लोग, बिहार में 8 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव होने बाकी हैं, जो कि 1 जून को होंगे, और यह आखिरी चरण होगा। उनमें से 8 के 8 बहुत ही खास है। खास करके आप पाटलिपुत्रा की बात कर लें, खास करके आप पटना साहिब की बात कर लें, या फिर कोई ऐसा जगह नहीं है, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, कोई ऐसा जगह नहीं है जो ऐतिहासिक ना हो। अब वहां से लेकर के आपको नालंदा तक लाया गया है। नालंदा जो कि दुनिया को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाला, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को रखने वाला, ऐसे जगहों पर भी आप मुद्दा नहीं बना पाए तो आपकी बेवकूफी है। हम बिहार के लोग जो इस लोकतंत्र के जनक मानते हैं अपने आप को, दुनिया को हमने लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, और हम ही मुद्दे से भटक कर बात करते हैं, तो क्या कहें हम आपको? पटना साहिब की बात कर ले तो क्या नहीं लगता आपको कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली पटना साहिब दुनिया के मानचित्रों में उभर करके आ सकता था? क्या अमृतसर की तरह, या फिर सचखंड साहिब की तरह? पंजाब से बाहर निकलकर सचखंड साहिब आज सिखों का एक ऐसा स्तंभ है जिस स्तंभ की वजह से दुनिया के लोग वहां आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पटना साहिब में नहीं आ रहे हैं। यदि आते हैं तो मायूस होकर जाते हैं। हमने कभी इस पर बात नहीं किया। हमने कभी पर इस पर बात नहीं किया। आप सासाराम में जाएंगे तो शेरशाह सूरी के मठ से लेकर के तमाम वो ऐतिहासिक जगह की बात होती है कि नहीं होती है। बक्सर में आप जाएंगे तो बक्सर में आपको राम राज की बात कर ले, राम का राम रेखा घाट से हम बात करते हैं, चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन ऐतिहासिक जगहों को क्यों नहीं संभाला गया? क्यों संग्रहालय नहीं बना? इन मुद्दों पर हमने आज तक बात की? या कोई भी जो विपक्ष में है
या जो फिर राष्ट्र के चारा घोटाला के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कभी इस बात पर चर्चा किया? बिल्कुल नहीं। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी तक की चर्चा नहीं की। क्या फिर से हम दुनिया के लिए एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हैं जो कि पूरे दुनिया के लोगों को आकर्षित करे और इस इतिहास से भी जोड़े? कभी हमने ऐसा बात नहीं किया। हमने बात किया तो हम 400 पार से जाने से कैसे रोकेंगे? 400 तो कभी भी आ ही नहीं सकता है, ये गांठ मार लीजिए आप। देश में सिर्फ एक बार जब इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद सहानुभूति लहर के तहत राजीव गांधी को 415 सीटें मिली है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो घटना पुनः होने वाला नहीं है, चाहे कितनी बड़ी भी सहानुभूति लहर आ जाए। देश में जितने पाठ हो चुके हैं, लोगों में जितनी विद्युता आ चुकी है, लोगों में जितनी महत्वाकांक्षा आ चुकी है कि सरकार से कभी भी कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं हो सकता है। अपने अपने जाति की विचारधारा हो गई, अपने अपने देश के प्रति विचारधारा तो है ही नहीं। तो ऐसे में आपको 400 पार कहां मिलेगा? अब हम बात करते हैं विकास की। विकास एक ऐसी चीज है जो हमें विकास के करीब में लेके तो आया है, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ अनचाही चीजें भी विकसित हो गई हैं। उन अनचाही चीजों को आप स्वीकार करें या ना करें, वो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो अनचाही चीजों को हमें अपने अनुसार से ग्रहण करने में या अपने अनुसार से त्यागने की क्षमता होना चाहिए। जैसे कि नशे की बात कर लीजिए आप। नशे में जितनी भी चीजें हैं, नशा खाना भी है, नशा सोना भी है। अब ऐसे में मद भी नशा है, ऐसे में धूम्रपान भी नशा है। तो हम खाना तो नहीं छोड़ सकते हैं, खाना हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, लेकिन उन खानों में हम ये देख तो जरूर लेंगे कि खाने में हमारे शरीर को क्या नुकसान हो रहा है। मादक पदार्थ हमारे शरीर के लिए नुकसान है। लाखों में 10-20 लोग तो हैं जो कभी भी तौबा करते हैं, कभी भी इसको हाथ नहीं लगाते हैं, और लेकिन जो लोग इसे बूटी समझते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उनके हालात देख लीजिए और हमारी हालात देख लीजिए। तो यहां से हम बात करेंगे एक स्वच्छ राजनीति की। स्वच्छ राजनीति का मतलब होता है कि बिहार जैसे राज्यों को देश के साथ जोड़कर सिर्फ विकास के साथ बात करने की। हमारे जैसे लोग जो अपने जीवन को सर्वोच्च रूप से जी कर आए हैं और बचे हुए जिंदगी को बिहार के लिए देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका कहीं से भी ऐसा योगदान नहीं होना चाहिए जिससे कि आपके विकास में रुकावट हो। जो विचारधारा है, उस विचारधारा के स्वच्छता को महसूस करने का प्रयास कीजिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की इसकी नैया डगमग डोल रही है, मझधार में पड़ी है। सबसे घनी आबादी का राज्य जो सिर्फ और सिर्फ आबादी के दम पर ही इसी आबादी का हम यदि उपयोग करते हैं, यहाँ के होने वाले तमाम ऐतिहासिक जगहों को, संग्रहालयों को विकसित करते हैं, तो उनके माध्यम से हम दुनिया को अपने ओर आकर्षित करेंगे। हमारे पास मुख्य रूप से 2 धरोहर, जो 3 धरोहर, सिख, बौद्ध और जैन धर्म का स्तंभ है ये राज्य, जहां पर कि आप हाजीपुर की बात कर लें, गया की बात कर लें और इसके अलावा फिर पटना साहिब की बात कर लें। इसके अलावा भी संसाधनों की कमी नहीं है। ये नदियों का प्रदेश, जो नदियों का आंगन कहा जाता है, इतने नदियां हैं जिसके बाद मत्स्य पालन के क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको कभी भी इस बिहार को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जातिगत स्ट्रक्चर में डाल करके सिर्फ उन जातियों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे जितने पुरानी खेतियां थे, चाहे आप मखान की खेती कर लें, जूट की खेती कर लें, जितने भी मक्का की खेती कर लें, ये सब चीज ऐसे हैं जिनका यहीं पर, इसी जगह पर, इसी बिहार में इनका उत्पादक स्थल, फूड का व्यवस्था करके आप बिहार को आले दर्जे पर ले जा सकते हैं। लेकिन आप करते क्या है? आप करते हैं लालू नीतीश, राबड़ी, मोदी, इस चक्कर में पड़ करके आप कैसी विचारधारा और कैसी सरकार बनाना चाहते हैं। लगभग हर जगहों पर त्रिशंकु होता नजर आया है। इसी राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग की एक अलग मुहाने से तरते दिखे, किसी भी दल में होने के बावजूद भी, वहां से नाराज होने के बावजूद भी अपने दम और क्षमता के अनुसार से एक नई रूपरेखा भी गढ़ते जा रहे हैं, जो कि इस 8 चरण के चुनाव में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रत्याशी की अपना दम दिखाने के लिए अलग से, ना किसी गठबंधन के सहयोग से, ना किसी पार्टी के सहयोग के बगैर, छोटी छोटी पार्टियों के दम पर या फिर अपने स्टारडम के दम पर भी आए हुए हैं। ऐसे लोगों का भी सहयोग बनता है, ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। ऐसे लोग ही आपके विचारधारा को निष्पक्ष रूप से इस देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में जाकर के रखेंगे। जो पार्टी
पार्टी से संबंधित जितने भी प्रत्याशी होते हैं या जब सांसद चुन के जाएंगे वो तो बंधुआ मजदूर होते हैं। उनमें दम नहीं है कि पार्टी के गाइडलाइन से हट करके वो बात कर लें। यदि आपकी बात करेंगे, निष्पक्ष बात करेंगे, वो स्वतंत्र प्रत्याशी ही हो सकते हैं जो छोटे छोटे दल के आधार पर होता है। हाँ, ये इतना तय है कि बाद में जीतने के बाद ये जनता के भावों को नहीं रखते हैं और फिर ये कुछ चंद पैसे लेकर या सुख सुविधा लेकर किसी भी गठबंधन में जाके मिल जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन तब भी इनमें दम होता है, ये अकेले दम पर होते हैं, इनमें स्वतंत्रता होता है कि निकल सकते हैं, जा सकते हैं, इसलिए ऐसे को इग्नोर ना करें। खास करके मैं आपको इशारा कर जाता हूं कि पवन सिंह और आशुतोष कुमार, जहानाबाद से पवन सिंह और काराकाट से आशुतोष कुमार, दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि यहां जूझ रहे हैं और युवा हैं। हमें ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए। यदि युवा है तो जरूर इनका राजनीतिक क्षमता उन लोगों से अच्छा है, अनुभव के आधार पर राजनीति रह नहीं गई है। सारा टेक्नोलॉजी इतना सेटअप है जिसका कुछ कहना नहीं है। जो उम्र के आखिरी पड़ाव में है, ऐसे व्यक्ति आपके किसी काम के नहीं है। आपको उनसे काम लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, घंटों तक उनसे एक बात लेने के लिए बहुत देर तक उनको सहलाना पड़ेगा, कुचलाना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं एक लफ्ज बोल पाते हैं। ऐसे लोग देश के लिए क्या बोलेंगे? सोच समझकर मतदान करें। आखिरी चरण है, इस चरण में 8 सीट जो कि लगभग 20% आपका अभी भी बचा हुआ है बिहार के लोगों के लिए। अभी भी सही प्रत्याशी आप चुनकर भेजते हैं तो आप शायद बिहार के लिए कुछ कर पाएंगे। चूंकि ये 400 पार का एक बुखार है, जिस बुखार में आप उलझ गए और मोदी जी ने आपको उलझा करके आपसे अपना काम निकलवा लिया। जय हिंद।